Welcome back to Let's Learn Academy. I am Ashika Panikar and this is our last video for the lesson Quadratic Equations. Today we shall be learning an ultimate method to factorize a quadratic polynomial या तो किसी भी quadratic polynomial या quadratic equation में जो x या y जो भी वेरिएबल होती है उसकी y वैल्यू फाइंड करने के लिए एक मेथड सीखेंगे। और इसे अल्टीमेट मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप ये मेथड सीख गए then there would remain no polynomial which is quadratic or quadratic equation जिसकी आप solution ना निकाल पाए। Solution of a quadratic equation by quadratic formula। एक फॉर्मूला है जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं जो आप रेड बॉक्स में देख सकते हैं। बस आपको सिंपली x के ये फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है और जो भी वैल्यूज़ आए बस हो गया, वो x की वैल्यू है। कोई फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई कंप्लीटिंग द स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड द अल्टीमेट मेथड। अब आप सोचेंगे तो फिर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों सीखा? तो हमने वो इसलिए सीखा क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो हम उसे यूज़ करें। अगर क्वेश्चन में कोई भी मेथड का नाम मेंशन नहीं किया है तो आप इनमें से कोई भी मेथड्स यूज़ करके एक्स या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो if b square minus 4ac is greater than 0 then the roots of the quadratic equation। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, सो फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट लाइन आप भूल जाइए। सेकेंड लाइन देखिए, कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। उसके अगर आपको रूट्स निकालने हो यानी कि उसमें जो x है उसकी वैल्यू निकालनी हो तो आपके पास ये फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। अब ये जो प्लस माइनस का सिंबल दिख रहा है इसका मतलब ये है कि ये सेम फॉर्मूला आपको दो बार यूज़ करनी है। एक बार माइनस बी प्लस अंडर रूट समझकर और दूसरी बार माइनस बी माइनस अंडर रूट होल फॉर्मूला ऐसा मानकर। वो इसलिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी x की डिग्री 2 है। इसका मतलब ये होता है कि x की अगर डिग्री 2 है दैट मीन्स उसके दो सॉल्यूशंस आएंगे या दो x की वैल्यू आएगी। तो पहली x की वैल्यू निकालने के लिए आप बीच में प्लस साइन कंसिडर कीजिए, दूसरी x की वैल्यू निकालने के लिए आप बीच में माइनस साइन कंसिडर कीजिए। दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड यस, ये अल्टीमेट मेथड है। इस मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट डेफिनेटली 100% निकाल पाएंगे। ये भी बता पाएंगे कि क्या इसके रूट्स पॉसिबल है, क्या इसकी कोई सोल्यूशन मिलेगी नहीं मिलेगी, वो हम आगे देखते हैं। इसलिए थोड़ा फॉर्मूला बड़ा बड़ा दिख रहा है शुरुआत में, बट अगेन इफ़ यू विल प्रैक्टिस फ्यू सम्स तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हैज़। अब ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इफ़ इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, यानी कि जो आपको x की वैल्यूज़ मिलेंगी वो दो वैल्यूज़ मिलेगी और दोनों एक दूसरे से अलग अलग होगी। वो कब मिलेगी? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। यहाँ पे b कोएफिशिएंट है x का, a कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का और c कांस्टेंट टर्म है जो कि लास्ट में आप प्लस c इक्वेशन में देख सकते हैं। अगेन दिस इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स यानी कि जो भी दो x की वैल्यू मिलेगी वो दोनों सेम वैल्यूज़ होगी इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो टर्म है उसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 आए। एंड थर्ड, इट हैज़ नो रियल रूट्स यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सोल्यूशन है ही नहीं। वो हम कब बता सकते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आप कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू लेस देन 0 है। अब आप सोचेंगे क्या हर बार हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना पड़ेगा सॉल्व करने से पहले? तो आप देख सकते हैं जो रेड बॉक्स में क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो यही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एनीवेज आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि दोनों जो एक्स की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। 0 आ रही है उसकी वैल्यू दैट मीन्स दोनों एक्स की वैल्यू सेम आएगी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 ही आ गया दैट मीन्स उसके कोई रियल सॉल्यूशंस नहीं है। तो आप नीचे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इट हैज़ नो रियल रूट्स। लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 10 गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मैंने डायरेक्टली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिख दिया है।
इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 528। अब सेम क्वेश्चन को आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अगर सॉल्व कर सकते हो तो आप उससे कीजिए, लेकिन सारे सम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हो नहीं पाते हैं सॉल्व। अगर आप सेम सम को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, नो इश्यूज़। बट अगेन वो जो मेथड होता है उसमें स्टेप्स थोड़े लंबे होते हैं, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, पेशेंस के साथ आपको करना पड़ता है। And this third ultimate method is quadratic formula. So let us use this today. This is of the form ax square plus bx plus c is equals to 0, where a is equals to 2, b is equals to 1 and c is equals to minus 528. The roots of ax square plus bx plus c is equals to 0 are, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो रेड बॉक्स में हमने फॉर्मूला देखी थी उसमें माइनस बी प्लस माइनस का सिंबल था। उसका मतलब है एक बार आपको प्लस कंसिडर करके पूरा फॉर्मूला लिखना है, दूसरी बार माइनस कंसिडर करके पूरा फॉर्मूला लिखना है। सो योर फॉर्मूलाज फॉर एक्स विल बी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दोनों फॉर्मूलाज में आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आपको x की दो वैल्यूज़ मिल जाएगी। जब आप खुद सॉल्व कर रहे हैं तो आप इन दोनों फार्मूलाज में अलग अलग वैल्यू एक एक बार डाल के फिर सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों फार्मूलाज को अगर आपको साथ में सॉल्व करना है तो बीच में आपको सिंबल लिखना होगा प्लस माइनस और ए बी सी की वैल्यू आपको पुट कर दीजिए। तो लास्ट में आपके पास बचेगा -1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4, जिसका मतलब होता है कि एक बार आपको -1 प्लस 65 अपॉन 4 कैलकुलेट करना है और दूसरी बार -1 माइनस 65 अपॉन 4 कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से आपको x की दो वैल्यूज़ मिल जाएगी, एक है 64 अपॉन 4 और दूसरा है -66 अपॉन 4। 64 अपॉन 4 का मतलब होता है x इज इक्वल्स टू 16 और -66 अपॉन 4 को अगर आप थोड़ा रिड्यूस करेंगे देन यू विल गेट -33/2। सो दैट्स इट, द सम इज ओवर, है ना, सिंपल। बस आपको ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो याद रखना है। वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े बहुत सम्स प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 11 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब इसमें डायरेक्टली इक्वेशन नहीं गिवन है तो हमें इक्वेशन बनाना होगा। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद आने वाले। अगर सिंपली दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने को कहा होता तो हम लेते हैं x एंड x प्लस 1। अब क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, इसका मतलब है आप 1 3 3 5 5 7 7 9 ऐसे नंबर्स लेने हैं, तो हम एक को x ले सकते हैं, दूसरे को x प्लस 2 ले सकते हैं। सो क्वेश्चन आगे बोलता है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, और जो भी दो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है उनके स्क्वायर्स का टोटल 290 है। तो देखते हैं इक्वेशन कैसे बनाना है। Let the smaller of the two consecutive odd positive integers be x, then the second integer will be x plus 2। क्योंकि अगर हम 1 और 3 कंसिडर करें तो 1 and 1 plus 2 will be 3। According to the question कहा गया है सम ऑफ whose स्क्वायर, तो यानी कि जो दोनों इंटीजर्स है उसका स्क्वायर करके फिर टोटल करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 290। होल स्क्वायर को ओपन करें तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 290। एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल्स टू 0। जो 290 था उसको हम लेफ्ट साइड में लेके आ गए और 4 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन यू गेट माइनस 286। पूरे इक्वेशन में 2 कॉमन दिख रहा है तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल गया। सो लेट अस यूज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ए बी सी की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आपको लास्ट में मिलेगा -2 प्लस -24 अपॉन 2। एक बार -2 प्लस 24 अपॉन 2 करना है और दूसरी बार -2 माइनस 24 अपॉन 2 करना है, तो आपको डायरेक्टली x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी 11 एंड -13। बट x इज गिवन टू बी एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ जो -13 है वो पॉजिटिव तो है नहीं, यानी कि हम x की वैल्यू सिर्फ 11 कंसिडर करेंगे। दस द टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर 11 एंड 13। अब ये 13 कहाँ से आया, क्योंकि जो दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमने लिए थे उसमें से एक था x और दूसरा था x प्लस 2। सो x की जगह 11 और x प्लस 2 यानी कि 11 प्लस 2 दैट इज 13। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं
11 square plus 13 square, that is 121, plus 169 is equals to 290. Let's go to example number 12. I hope you are solving with me. So देखते हैं क्या question है. A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meters less than its length. तो ब्रेथ को अगर हम आप डायग्राम में देख सकते हैं, ब्रेथ x लिया है तो जो लेंथ है वो x प्लस 3 है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था ब्रेथ जो है वो लेंथ से 3 कम है. आप चाहे तो लेंथ को x लेके ब्रेथ को x माइनस 3 भी लिख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, बट हमारे डायग्राम में ऑलरेडी गिवन है, सो वील टेक इट लाइक दैट. Its area is to be 4 square meters more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park, and the altitude is 12 meters. Find the length and breadth. तो equation बनाते हैं चले. Let the breadth of the rectangular park be x meters, so its length is x plus 3 meters. Therefore, the area of the rectangular park, length into breadth करना होता है, so x into x plus 3, तो area of rectangular park हो गया है x square plus 3x meter square. Now base of the isosceles triangle is x meters, क्योंकि कहा है कि अब डायग्राम में अभी आप देख सकते हैं ट्राइंगल का जो बेस है वो रेक्टेंगल की ब्रेथ ही है, so that is x. एरिया होता है ट्राइंगल का हाफ बेस into altitude, that is half x into 12, that is 6x meter square. क्वेश्चन में कहा था कि जो रेक्टेंगल का एरिया है, इफ़ यू रीड द सेकेंड लाइन ऑफ द क्वेश्चन, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन एरिया ऑफ द पार्क. हमने पहले इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस 3x बता दिया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बताया कि रेक्टेंगल का जो ट्राइंगल का जो भी एरिया उसमें 4 जोड़ दो तो भी आपको रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा. सो 6x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4. टर्म्स को रीअरेंज करो तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा. नाउ सिंस वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट अस यूज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2. एक बार 3 प्लस 5 बाई 2 कर दीजिए और दूसरी बार 3 माइनस 5 बाई 2 कर दीजिए, तो दो वैल्यूज़ मिल जाएगी. अब ये जो हमें वैल्यूज़ मिली है वो x की वैल्यू मिली है, और क्वेश्चन की शुरुआत में ही, सोल्यूशन की शुरुआत में ही हमने ब्रेथ ऑफ पार्क x लिया था, यानी कि ये जो हमारे पास है वो ब्रेथ है. अब 4 तो हो सकता है पार्क का ब्रेथ, लेकिन -1 नहीं हो सकता, तो हम -1 को कंसिडर ही नहीं करेंगे. तो हम मान लेते हैं कि पार्क का जो भी ब्रेथ है दैट इज़ 4 मीटर्स, एंड सो लेंथ विल बी 4 प्लस 3, x प्लस 3 था इसलिए, so length is 7 meters. Example 13 would be try it yourself for you. कोशिश कीजिए using the quadratic formula and let me know if you are able to solve it or not. Now I'll help you solve example number 14. Find the roots of the following equation. And the first question is x plus 1 by x is equals to 3. थोड़ा अटपटा लग रहा है, confusing लग रहा है ना क्वेश्चन, कैसे करें solve? Let us see. जैसे मैंने कहा है पहले भी कि किसी भी इक्वेशन में आपको कोई भी डिनोमिनेटर दिख जाए तो उस डिनोमिनेटर से ही पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर एक दिख रहा है मुझे x, तो अगर वी मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x, देन वी गेट फर्स्ट टर्म हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3x. दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. Now try it yourself. सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें आपको दो डिनोमिनेटर्स लिख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को वो दोनों डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए. दोनों डिनोमिनेटर्स थे x और x माइनस 2, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा x इंटू एक्स माइनस 2, और अब इस टर्म से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए. फर्स्ट टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा. सेकेंड टर्म में जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मिलेगा x, क्योंकि x माइनस 2 तब कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू के बाद RHS में 3x x माइनस 2. RHS को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन यू विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 6x एज RHS. Rearranging the terms you get 3x square minus 6x plus 2 is equals to 0. Here we have a quadratic equation, so try it yourself. Let me help you make more equations. Example 15.
A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometers upstream and then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. हमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले सम पहले भी किए हैं, सो वील क्विकली गो थ्रू इट. लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी एक्स. जो हमें फाइंड करने को कहा जाता है उसे हम एक्स मान लेते हैं. अब देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से एक स्पीड तो दे रखी है 18, जो कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है. तो अपस्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए 18 माइनस एक्स लिखेंगे और डाउनस्ट्रीम का निकालने के लिए हम 18 प्लस एक्स लिखेंगे. नाउ सिंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो देयरफॉर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एक बार हम अपस्ट्रीम का लिख लेंगे, एक बार हम डाउनस्ट्रीम का लिख लेंगे. फिर क्वेश्चन में कहा है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों में जो डिफरेंस है टाइम का वो 1 आवर है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में आप एंडिंग में देख सकते हैं कि इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम. तो ये जो अपस्ट्रीम वाला है उसमें से हम डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 1. नाउ सिंपली यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई अ लिटिल बिट, या तो अदर सिंपल टेक्निक इज जितने भी डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं उनको आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स. वो दोनों ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन को आप सारे यानी कि पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो फर्स्ट टर्म में से 18 माइनस एक्स कैंसिल होके बच जाएगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स. सेकेंड टर्म में 18 प्लस एक्स कैंसिल होके 24 इंटू 18 माइनस एक्स is equals to 18 minus x into 18 plus x, and therefore you can get the quadratic equation that way. Now it's your turn, try it yourself. Let me remind you, हमने कुछ और भी चीज़ें सीखी थी. जब भी हम सम सॉल्व कर रहे हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके, तो हमें पहले से ही पता चल जाता है कि जो भी x की वैल्यू आ रही है वो इक्वल होंगे, अलग अलग होंगे, या हमें सॉल्यूशन मिलेंगे ही नहीं. तो उसके कुछ कंडीशंस थे कि अगर इक्वेशन के दो अलग अलग डिस्टिंक्ट डिफरेंट रूट्स हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 मिलेगी. अगर दोनों जो x की वैल्यू है वो इक्वल आए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 के बराबर होगा. और अगर उस क्वेश्चन का सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कोई x की वैल्यू ही नहीं है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आएगी. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. अब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो चीज़ होती है उसी को हमने नाम दिया है डिस्क्रिमिनेंट. सो वेर एवर इट इज़ आस्क्ड टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट. नेचर मतलब आपको ये बताना है कि उसके रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, सेम इक्वल रूट्स होंगे, वही सब. तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लीजिए. इस क्वेश्चन के हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू -8 आई है, दैट इज लेस देन 0. सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. होप दिस वाज एन इजी मेथड. बस आपको फॉर्मूला याद रखनी होगी और ऑब्वियसली आपको थोड़ी इक्वेशंस बनाने की प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी. Again, whenever you're learning a new method, it is always best to solve simple equations using those method. मतलब आप ऐसे सम्स पहले सॉल्व कीजिए मेथड को यूज़ करके जिसमें कोई क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनानी ना पड़े, डायरेक्टली इक्वेशन गिवन हो, बस आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व ही करना. उसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद ही आप ऐसे क्वेश्चंस पे जाए जिसमें आपको इक्वेशंस खुद बनानी हो. So this was a tip. Hope you enjoyed the lesson. Let me know if you have any queries, doubts or confusions. See you in another video with another new lesson.